फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो पूरा एकेडमिक बेस्ड होगा, तो हम लोग इसको एकेडमिकली ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉलोनियल लेगेसी और जो नेशनलिस्ट विज़न था प्री इंडिपेंडेंस, कि इंडिया का जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना था, उसके लिए हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने क्या अप्रोच रखा। तो सबसे पहले अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया जो था आज़ाद नहीं था, खुद का फॉरेन पॉलिसी नहीं था, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं था, वो अंग्रेज़ों के अंडर में था। तो जो हमारे लीडर्स थे लाइक नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने एक आइडियाज़ को आर्टिकुलेट किया ताकि जो इंडिया का इंडिपेंडेंस हो उसको ग्लोबल लेवल पे पहुंचाया जा सके, उसको एक पहचान मिल सके कि इंडिया एज अ कंट्री एग्जिस्ट करता है, इसकी खुद की सॉवरेनिटी है, पॉलिसीज़ है, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो या किसी भी प्रकार की। तो इस चीज़ को मेंटेन करने का काम किया गया। इसके बाद हमने देखा कि किसी भी तरीके का एक्सटर्नल पावर का प्रेशर ना हो, इस चीज़ को हमने हमेशा से मान्यता दी है। प्राथमिकता भी हमारी यही रही है कि फॉर्मिंग अ आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ ऑटोनॉमी, ये हमारी मुख्य प्राथमिकता थी शुरुआती दिनों से। तो जब भारत को आज़ादी मिलती है, दुनिया जो है दो ध्रुव में बँट चुका था, एक यूएस लेड अलायंस और दूसरा यूएसएसआर लेड अलायंस। तो भारत ने इस कोल्ड वॉर के ज़माने में नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाया कि ना भारत यूएस की तरफ इंक्लाइन था, ना ही यूएसएसआर की तरफ। तो नॉन अलाइनमेंट का जो प्रोसेस था वो 5 कंट्री के लीडर, नेहरू जी, घाना के प्राइम मिनिस्टर, यूगोस्लोवाकिया के, इजिप्ट के और इंडोनेशिया के, ये 5 कंट्री के लीडर्स ने मिलकर 1961 में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फाउंडेशन स्टोन रखा, जिससे ये लोग जो है अपना स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहते थे बिना किसी पावर साइड की तरफ इंक्लाइंड हुए। इससे क्या निकल के आया? इससे इंडिया को मिला कि इंडिया दोनों ब्लॉक, चाहे वो यूएस ब्लॉक हो चाहे वो यूएसएसआर ब्लॉक है, दोनों साइड से एड रिसीव करता रहेगा। साथ ही साथ इंडिया जो है प्रिजर्व करेगा फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑन अ ग्लोबल इशू। चाहे कोई भी इशू है, इंडिया अपना खुद का स्टैंड रख सकता था। साथ ही साथ क्रिटिसाइज़ कर रहा था भारत, चाहे कॉलोनियलिज्म का मैटर हो, चाहे जो एपेथेटिज्म मूवमेंट था साउथ अफ्रीका का, या न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वाला मूवमेंट था। इन सारे मुद्दों पे भारत ने खुल के अपना स्टैंड रखा विदाउट टिल्टिंग टुवर्ड एनी ग्लोबल पावर। इससे क्या निकल के आया? तो की चैलेंजेस और रिकैलिब्रेशंस बाहर निकल के आते हैं कि 1962 में जब साइनो इंडिया वॉर हो रहा था, तब भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के कारण, क्योंकि भारत किसी भी साइड इंक्लाइन नहीं था, तो इमरजेंसी मिलिट्री असिस्टेंस भारत को किसी भी साइड से ना मिला, ना यूएस के साइड से, ना यूके के साइड से। भारत को कहीं से भी कोई भी मदद नहीं मिला। रिजल्टेड इंडिया लॉस्ट द वॉर अगेंस्ट चाइना। लेटर ऑन जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हो रहा था 1971 में, उस समय भी यूएस जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करने को आया। तो भारत ने क्या किया कि यूएसएसआर के साथ भारत ने एक इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन साइन किया, सो दैट इंडिया गेट द असिस्टेंस फ्रॉम अ powerful country. That shows the strategic necessity during the बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। और यहाँ से जो भारत का टिल्ट है टुवर्ड यूएसएसआर, ये देखने को मिलता है। इसके बाद 1974 में भारत पहला न्यूक्लियर टेस्ट करता है पोखरण में, और खुद की सिक्योरिटी पॉलिसी को और इंडिपेंडेंट करने का काम करता है। इससे ये रिज़ल्ट निकल के आता है कि भारत टिल्टिंग टुवर्ड यूएसएसआर, भारत का खुद का न्यूक्लियर टेस्ट हो चुका है, तो भारत पे सैंक्शन डाले जाते हैं। इट वाज नॉट डायरेक्टली बाय यूएसए बट बाय द अलायंस ऑफ यूएसए लाइक कनाडा। तो ये पहली बार स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के रूप में भारत के ऊपर सैंक्शन भी डाला गया यूएस के द्वारा।
not US, but not directly by US, but by the alliance of US. But टाइम गोज़ ऑन, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा आता है, यूएसएसआर कोलैप्स कर जाता है, और इंडिया को अपने फॉरेन पॉलिसी के बारे में फिर से रीथिंक करने का टाइम आता है। एंड दिस शोज द ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम आइडियलिस्ट नॉन अलाइनमेंट टू प्रैग्मेटिक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी। मीन्स इंडिया ने अब नॉन अलाइनमेंट को छोड़ के प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकली मल्टी अलाइनमेंट के तरफ मूव करना शुरू किया। फॉर एग्जांपल 1998 में इंडिया ने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया, जो इंडिया के परस्यूट ऑफ इंडिपेंडेंस डिटरेंस को और रीअफर्म करता है ग्लोबल प्रेशर के होने के बावजूद। और इस कारण से क्या होता है कि फिर से इंडिया के ऊपर सैंक्शन डाला जाता है। इट वाज दिस टाइम डायरेक्टली बाय द यूएस एंड द अलायंस लाइक जापान एंड अदर कंट्री, बट इट सून गॉट टेकन डाउन। उसका भी कुछ कारण है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अब पोखरण टेस्ट इंडिया कर लेता है, खुद के फॉरेन पॉलिसी को और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर लेता है। रिजल्ट क्या होता है? इट इम्प्रूव टाइज साइमल्टेनियसली विथ यूएसए, रशिया, इजराइल, ईयू। क्यों? क्योंकि इंडिया जैसे ही पावरफुल कंट्री बनेगा तो जाहिर सी बात है कि जो भी पावरफुल कंट्री है इंडिया को अपना फ्रेंड मानेंगे। ये फॉरेन पॉलिसी या फिर एक काइंड ऑफ रियलिस्ट पॉलिसी है, बिकॉज इंडिया वॉज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट पावरफुल कंट्री को हमेशा पूछ मिलती है। ये रियलिज़म जो है आईआर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये मानना पड़ेगा कि अगर आप एक पावरफुल कंट्री है, यूएसए ही एक पावरफुल कंट्री है, तो यूएस का सारे कंट्री अलाय बनना चाहेंगे। ऑल्दो यूएस कुड बी थ्रेट फॉर दैट country, but all the country will try to be the partner of US because they will gain from US, they will be benefited by US. So और इसी वजह से आप देखिए इंडिया के साथ भी यही हुआ कि इंडिया के साथ लोग टाई अप शुरू करते हैं बिकॉज दे न्यू दैट इंडिया इज़ अ ह्यूज मार्केट फॉर देम। एंड आफ्टर आफ्टर 1990s ग्लोबलाइजेशन का दौर आ चुका था, तो इंडिया मार्केट था, इंडिया के साथ कंट्री ने टाई अप अच्छा करना शुरू किया, रिजल्टिंग मल्टीलेटरलिज्म एंड ग्लोबल राइज होता है 2000 और उसके बाद। तो इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है ग्लोबल फोरम लाइक ब्रिक्स, एससीओ, क्वाड, G20 और इंडो पैसिफिक में ज़्यादा बनने लगता है। एंड दे वर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज 1990 में यूएसएसआर का डिक्लाइन हो चुका था। तो नए ग्लोबल या फिर हाँ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनना ज़रूरी था, क्योंकि एक कंट्री अकेले कहीं भी यूएस के सामने नहीं टिक सकती थी। एंड इट वाज फैक्ट दैट फुकुयामा हैड रिटन इन अ बुक, एंड ऑफ हिस्ट्री, आफ्टर यूएसएसआर डिक्लाइन US was the only global leader. So to tackle the US supremacy, other country needed some kind of global forum. For example, ब्रिक्स फॉर्म हुआ, SCO फॉर्म हुआ, क्वाड फॉर्म हुआ, G20 फॉर्म हुआ। ऑल्दो यूएस इज मेंबर इन क्वाड एंड G20, बट ग्लोबल साउथ की आवाज़ के लिए ब्रिक्स और एससीओ पैदा हो रहा था। तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नाउ रिमेंस फ्लेक्सिबल इंगेजमेंट के साथ, कि आपका फ्लेक्सिबल इंगेजमेंट के साथ ही स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनेगा। सो इट वाज न्यू ट्रूथ एंड इंडिया ट्राइड टू अडॉप्ट दिस ट्रूथ, working with the US in Indo-Pacific security and maintaining defense ties with Russia in SCO and BRICS, एंड पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल साउथ लीडरशिप ब्रिक्स में। तो ये चीज़ इंडिया का देखा जा रहा था कि इंडिया यूएस के साथ भी एक जगह पे अलाइंड है, क्वाड में, G20 में, और अपना डिफेंस टाई भी मेंटेन कर रहा है रशिया के साथ, और ग्लोबल पार्टनर भी बन रहा है साउथ ग्लोबल साउथ रीजन में, और साउथ एशियन रीजन में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी। तो इट वॉज द फैक्ट दैट इंडिया अडॉप्टेड द पॉलिसी, रिजल्टेड, और ये रिफ्लेक्ट भी करता है इंडिया के डिसीजन में। फॉर एग्जांपल, इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, दो जो यूएस थे और वेस्टर्न कंट्रीज थे उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखा था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम फ्रॉम 2000 to 2024-25, even now, although it has some repercussion and we will talk about later. साथ ही साथ इंडिया बैलेंस कर रहा था यूएस लेड अलायंस एंड चाइना,
एक साइड यूएस के साथ भी अलायंस था, चाइना के साथ भी अलायंस था, ये अच्छा खासा चल रहा था इंडिया के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के टाइम से के लिए। एंड एडवोकेटिंग फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल एंड ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट, ये भी इंडिया ट्राई किया, ये देखने को मिला इंडिया के डिसीजन में। ये सब इंडिया अच्छे से मेंटेन कर रहा था। ऑल्दो हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी इस बात पे बार बार जिक्र कर रहे थे इस चीज़ का। बट समय कहाँ से ख़राब होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि जब इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इतना अच्छा चल रहा था, फिर सडनली यह क्या आता है कि हम लोगों को पिछले साल से या इसी साल के जो अप्रैल मई से है और जून से जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सैंक्शन इम्पोज कर रहे हैं, तो ये सैंक्शन पॉलिसी कहाँ से अचानक से पिक्चर में आ जाता है, क्योंकि modern time is all about globalization, all countries economy are integrating, so why us is imposing sanction over India? What is this? So to understand, we have to understand the basics of sanction policy, when it started and in what form it started and what has the changed meaning of sanction. तो जब यूएस और रशिया का कोल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय लिमिटेड यूज़ था, स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन था टू वेस्टर्न सैंक्शन। इंडिया जो है सैंक्शन को एज अ पॉलिटिकल टूल ऑलवेज अपोज किया है, बट एडवोकेटिंग एज अ नेगोशिएशन एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। फॉर एग्जांपल सपोर्टेड यूएस मैंडेट सैंक्शन बट रजिस्टर्ड यूनिलेटरल सैंक्शन बाय मेजर पावर। 1962 से 71 के वॉर तक इंडिया जो है इकोनॉमिक चैलेंज फेस किया, जिस वजह से, क्योंकि 62 में आप चाइना के साथ वॉर देखते हैं, 65 में पाकिस्तान की वॉर देखते हैं, 71 में अगेन पाकिस्तान के साथ वॉर देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वॉर जो है और इकोनॉमिक चैलेंजेस जो था फूड शॉर्टेज वाला, तो इंडिया के जो एबिलिटी है टू इम्पोज सैंक्शन इसको वीकन करता है, और कहीं ना कहीं रीथिंक करने का टाइम था। बट इंडिया ऑलवेज सपोर्टेड सैंक्शन not as a political tool but as a peaceful and negotiation resolution. Example reflected when apartheid South African, for example, साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स के अगेंस्ट apartheid का वो पॉलिसी चल रहा था, तो जब सैंक्शन लगाया गया बाय द वर्ल्ड ओवर साउथ अफ्रीका, इवन क्रिकेट भी बैन हो चुका था साउथ अफ्रीका से, तो बाइकआउट ऑफ ट्रेड एंड स्पोर्ट्स, ये दिख रहा है ना, बाइकआउट ऑफ स्पोर्ट्स एंड ट्रेड, ये देखने को मिला। इंडिया सपोर्टेड दिस पॉलिसी। इवन जब जिम्बाब्वे में भी सैंक्शन लगाया गया, इवन पुर्तगाल में ड्यूरिंग अफ्रीकन डिकोलाइजेशन, इन सब चीज़ों को इंडिया सपोर्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये पीसफुल रेजोल्यूशन था और वहाँ पे शांति बहाल करने के लिए था। So this highlight that ethics-driven sanction rather than strategic coercion, what is reflected in the present time by the US president. So later on nuclear sanction phase, वो तो ट्रेड फेज था और पीस लाने के लिए था, ये कैसे पीस रेजोल्यूशन के लिए था। बट न्यूक्लियर सैंक्शन फेज क्या था, दैट इंडिया, जो हमने पहले भी बात की अभी, कि इंडिया फेस्ड इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल सैंक्शन अवर पोखरण 2 इन 1998 टेस्ट। 1974 में जब हुआ था तो यूएस ने डायरेक्टली नहीं लगाया था सैंक्शन, कनाडा के थ्रू लगवाया था, बट दिस टाइम यूएस डायरेक्टली इम्पोज सैंक्शन ओवर इंडिया, एंड जापान एंड वेस्टर्न नेशन ऑल्सो इम्पोज सैंक्शन ओवर इंडिया, and they suspended the aid and technology transfer to India. This reflected restriction on a dual use item, and they freeze the defense cooperation with India. So it was all ban sanction over India for almost 2 years. But soon we seen what India did. India responded by strengthening their domestic R&D, research and development, further deepening their ties with Russia, Israel and later on US. अब आप बोलेंगे कि इंडिया तो अभी उसके ऊपर सैंक्शन लगाए थे यूएस, तो फिर क्या हुआ कि यूएस सपोर्ट करने लगा इंडिया के साथ? तो इसका कारण ये था कि आफ्टर 2001 जियो स्ट्रैटेजिक शिफ्ट हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पे 9/11 अटैक होता है, ट्विन टावर अटैक होता है, इवन इंडिया में अटैक होता है, तो टेररिज्म बिकेम द मेजर चैलेंज रेदर देन न्यूक्लियर पावर बनना। तो इसी वजह से जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री थे, दे केम टुगेदर एंड acted against terrorism, and that's why
यूएस और इंडिया टाई स्ट्रेंथन होता है। इवन 2008 में जो है इंडिया और यूएस का न्यूक्लियर डील भी होता है, यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील। तो इस वजह से जो इंडिया के ऊपर सैंक्शन इम्पोज हुआ था वो सून 2001 में ही हटा दिए गए। तो दिस वाज द सैंक्शन इन रिस्पॉन्ड ऑफ न्यूक्लियर, बिकॉज इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो वो सैंक्शन लगाया गया था। इट वॉज अंडरस्टूड। उससे पहले भी ऐसा ही था। और इंडिया में जब भी सैंक्शन को सपोर्ट किया है तो पीसफुल रेजोल्यूशन के लिए किया है। बट वॉट इज़ हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम, इट्स समथिंग डिफरेंट। क्योंकि पिछले जो 6 महीना से हो रहा है, दिस रिफ्लेक्ट्स कि वन कंट्री कैन नॉट हैव देयर ओन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब हमने बात की कि 1998 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो बाद में भले ही कुछ समय के लिए सैंक्शन लगाया गया इंडिया के ऊपर, बट जो भी कंट्री थे, चाहे यू हो गए, यूएसए हो गया या बाकी कंट्री हो गए, यहाँ पे देखिए रशिया, यूएस, इसराइल, इवन साउथ ईस्ट एशिया, सब ने इंडिया के साथ साइमल्टेनियसली इम्प्रूव किया टाइज, क्योंकि इंडिया ने पावरफुल कंट्री बनने का काम किया। बट प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि यूएस अकेला पावरफुल कंट्री है। यस, अभी यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद यूएसए अकेला एक पावरफुल कंट्री है एंड यूएसए इज ट्राइंग टू कंट्रोल द domestic policy of any country. For example, USA is trying to define with which country India will trade. इस कंट्री से इंडिया ऑयल खरीदेगा, किस कंट्री से इंडिया क्या खरीदेगा। इवन इंडिया, अगर इंडिया पहले वेनेजुएला से तेल खरीदता था, यूएस ने सैंक्शन लगाया वेनेजुएला के ऊपर, इंडिया ने चलो वहाँ से तेल खरीदना कम कर दिया। फिर यूएस ने लगाया ईरान के ऊपर, जब ईरान और यूएसए का ट्रेड डील हो रहा था, इंडिया ने वहाँ से भी अपना तेल खरीदना कम कर दिया। फिर यूएस ने लगाया रशिया के ऊपर सैंक्शन। फिर अब यूएसए जो है प्रेशर बना रहा है, अब जो है यूएस प्रेशर बना रहा है इंडिया को कि रशिया से आप ट्रेड नहीं कर सकते, ऑयल नहीं खरीद सकते हैं। तो दिस रिफ्लेक्ट, आई एम टेकिंग इट जस्ट एग्जाम्पल to just understand USA is just trying to dominate over the domestic policy of any country, and this is not a small country, it's against India. So this reflect all how the time has changed and strategic autonomy is changing. So it's reflect now India is tilting again toward USSR, not USSR but present day Russia, and presently Russian president has विजिटेड टू इंडिया। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए हमने इस टॉपिक को आज डिस्कस किया। होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई गलती हुआ हो तो आप प्लीज़ निगलेक्ट कीजिए उसको एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।